नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन चल रहा था एसएसटी जिसको कहते हैं एसएसटी, उसका आज हमारा अगला टॉपिक और वह है भारतीय भूगोल। आज भारतीय भूगोल के बारे में पूरी डिटेल में बात किया जाएगा। तो ये वीडियो हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक बुक आती है, आप लोग देखे होंगे बाजार में यूथ कंपटीशन टाइम्स की, उससे इस वीडियो को बनाया जा रहा है। और ये सहायक अध्यापक जो प्राथमिक स्तर सुपर टेट होता है, जो प्राथमिक स्तर सुपर टेट की भर्ती होती है, उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप शिक्षक भर्ती जो प्राइमरी स्तर का होता है उसकी तैयारी करते होंगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा। और एक चीज़ आपको बता दें कि इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, या आप इसी नाम से सर्च करेंगे एजुकेशन क्लासेस रामू से टेलीग्राम पर, तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर इसकी पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आज हम 9वें टॉपिक भारतीय भूगोल को पढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और अच्छे अच्छे पॉइंट दिए गए हैं इसमें, तो उसको देखते हैं। पहला पॉइंट है कि भारत अवस्थित है। भारत की जो स्थिति है वो कैसे अवस्थित है पृथ्वी पर, वो आपको बताना है। जैसे कि दिया गया है कि अक्षांश की अगर हम बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में जो है भारत की स्थिति जो है अक्षांश रेखा में है। और देशांतर में बात किया जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी के मध्य स्थित है। जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर क्षैतिज जो रेखाएं होती है वो होती है अक्षांश रेखा, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है वो होता है देशांतर रेखा। तो पृथ्वी पर अगर भारत की स्थिति की बात किया जाए तो इस अक्षांश रेखा की जो कि 8 डिग्री यानी कि ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री मान लीजिए कि ये 8 डिग्री है, और 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में 37 डिग्री 6 मिनट, पॉइंट ध्यान रखिएगा, हम 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, इस पर जगह नहीं बच रहा है, लिख नहीं पा रहा हूँ। 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में अक्षांश में, और देशांतर में अगर हम बात करें तो वह है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में फैला हुआ है। तो याद रखिएगा, अगर ये बात पूछे कि सबसे पूर्वी जो पार्ट होता है, सबसे पूर्वी अंतिम भाग भारत का होता है, तो वह अरुणाचल प्रदेश का किबिथु नामक स्थान होता है। अगर वही चीज़ पश्चिमी भाग बात किया जाए, पश्चिम में भारत का सबसे लास्ट क्षेत्र, तो वह गुजरात का सरक्रिक नामक स्थान होता है, जिसको गुहार माथा के नाम से जाना जाता है। उत्तर में इंद्रिया कॉल और दक्षिण में इंद्रिया पॉइंट। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। तो 23 डिग्री साढ़े जो होता है 23 डिग्री 1/2 अंश, ये 23 डिग्री जो कर्क रेखा होती है वो भारत को 2 भागों में बांटने का कार्य करती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी ध्यान रखिएगा। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ये है 8 राज्य हैं, ध्यान रखिएगा। इसका ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झार, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। तो 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है, वो पूर्वी देशांतर रेखा, वो भारत का प्रमाणिक समय निर्धारित करने का कार्य करती है। और वह भारत के किस स्थान पर, तो मिर्जापुर, नैनी नामक स्थान है। कभी कभी तो नैनी जो होता है इलाहाबाद के आसपास नैनी वाला क्षेत्र होता है, उसको माना, देखिए यहाँ पर दिया भी गया है, नैनी नामक स्थान पर माना गया है। और वह IST यानी कि भारतीय प्रमाणिक समय जो होता है वो ग्रीनविच मध्याह्न यानी GMT में कितने अंतर का है, तो 5.5 घंटा का अंतर होता है। तो याद रखिएगा 5.5 घंटा का अंतर होता है लंदन का ग्रीनविच नामक स्थान से, और भारत के जो समय रेखा निर्धारित किया गया है 82.5 डिग्री
उसके बीच के क्षेत्र को। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, तो करावती तथा मणिकाई के बीच में जो है 9 डिग्री चैनल स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी करावती होती है, तो करावती लक्षद्वीप हमारा अरब सागर में है और उसके नीचे मणिकाय है, उसके बीच में एक जो 9 डिग्री चैनल स्थित है। बस इतना याद रखिएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूरज दिखाई देता। तो सबके पता है कि पूरब से सूरज निकलता है, तो पूरब में सबसे लास्ट में कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, तो इंद्रिया पॉइंट है। दक्षिणी बिंदु इंद्रिया पॉइंट है, और सबसे उत्तरी बिंदु तो इंद्रिया कॉल होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण है रेड क्लिफ रेखा जो होती है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण का कार्य करती है। याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान में हमेशा युद्ध चलता रहता है, खून वहाँ पर बहता रहता है, तो रेड मतलब खून और खून से रेड क्लिफ रेखा, ट्रिक जोड़ लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? तो दिल्ली है। संघ केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो है वह दिल्ली है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, दिल्ली सबसे बड़ा है संघ शासित क्षेत्रों में। और इस समय वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 और 28 राज्य हैं। ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है चेरापूंजी अवस्थित है, तो मेघालय में। और चेरापूंजी फेमस इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर होती है, चेरापूंजी नामक स्थान पर। मेघालय राज्य में ये स्थित है। सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश में, सारनाथ। अगला पॉइंट, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, चीन 3 देशों के साथ लगती है? तो सिक्किम वाला जो पार्ट होता है ना, वो तीनों देशों के साथ लगता है। ऐसे उठा हुआ मैप में आप लोग देखेंगे, ये ऐसे उठा हुआ भाग होता है और इधर भूटान होता है, इधर नेपाल होता है और ऊपर में चीन होता है। तो ये वाला हमारा सिक्किम वाला पार्ट है। ठीक, अगला पॉइंट, नेपाल से पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है नेपाल से सटे हुए भारत के राज्य हैं। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। पश्चिम के साइड की तरफ 5 है और पूरब के साइड की तरफ 4 है। तो याद रखिएगा, तटीय राज्य वो है जो समुद्र से सटे हुए होते हैं। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत काराकोरम, जिसको K2 गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी जो है गाडविन ऑस्टिन है। एवरेस्ट के बाद इसका नंबर आता है। एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? तो अरावली है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। तो आप सबको पता होगा अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर यहाँ पर दिया गया है। पर्वत चोटी कौन से राज्य में? तो राजस्थान में है। माउंट आबू निर्मित है निस जो पर्वत पत्थर होते हैं, निस पर्वत पत्थर जो होते हैं उससे माउंट आबू निर्मित है। ये भी अरावली पर्वत पर ही स्थित है माउंट आबू। दंडकारण्य अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। ये दंडकारण्य के जो पर्वत होते हैं, पठार हैं, ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य में स्थित है। तमिलनाडु का समुद्री तट कहलाता है कोरोमंडल तट कहलाता है। कोरोमंडल तट कहाँ है? तो तमिलनाडु का जो समुद्री तट है वो कोरोमंडल तट कहलाता है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य तो वह गुजरात है। ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है गुजरात है। तटरेखा वाला राज्य से मतलब ये हुआ कि समुद्र से इसका कितना भाग सटा हुआ है। लक्ष्य टापू अवस्थित है, तो दक्षिण पश्चिम भारत में अरब सागर, दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र ये हो गया। जैसे कि ये उत्तर इधर, दक्षिण इधर, पूर्व इधर और पश्चिम इधर, तो दक्षिण पश्चिम कह रहा है तो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा अरब सागर में स्थित है। भारत कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो सुमात्रा जो है सबसे निकट है, ग्रेट निकोबार के पास में स्थित है सुमात्रा। अगला पॉइंट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्चतम शिखर पल्याण शिखर जो सैडल पीक स्थित है, यह उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित है। तो अंडमान को 2 पार्ट में बांटा जाता है, उत्तरी और दक्षिणी। तो उत्तरी अंडमान में यह सैडल पीक जो चोटी है स्थित है। अंडमान की सबसे ऊंची चोटियों में इसको जाना जाता
है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंची चोटी ये है वहाँ की। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर, और यह असम में पड़ता है। माजुली नदी द्वीप का नाम है, फेमस है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप होता है। भारत के कितने राज्य समुद्री राज्य से किनारे है? तो मैं बता चुका हूँ। भारत की तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर लंबी है। तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, तटीय रेखा समुद्र से सटे हुए पार्ट जो होते हैं उसकी लंबाई की बात कर रहा है, 6100 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर पड़ता है। नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश घाटियों की। भ्रंश घाटी उसे कहते हैं जिसके दोनों तरफ पर्वत होते हैं और बीच में नदी बहती है। तो इधर भी पर्वत और इधर भी पर्वत और बीच में नदी बहती है, नर्मदा घाटी। इसे रिफ्र घाटी की नदी भी कहा जाता है। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? इंपॉर्टेंट है, पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में फुलहर झील स्थित है। तो यूपी का है, तो काफ़ी और फेमस है सुपर टेट के लिए। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है और यह कर्नाटक में स्थित है। महात्मा गांधी विद्युत जो परियोजना है इसी नदी पर बनाया गया है। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो चित्रकूट का जो जलप्रपात है वह नियाग्रा, ये कनाडा का जलप्रपात है, कनाडा में। उसी के लोकप्रिय चित्रकूट का जलप्रपात है, उसी के आधार पर बनाया गया है। अगला पॉइंट, किस नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात है? तो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा, कावेरी जल विवाद किस राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, तो पुलिकट झील के समीप जो है श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। बेम्बानंद झील है केरल में बेम्बानंद झील है। किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। चिल्का झील किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। तो याद रखिएगा, चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है। आगे चलते हैं, साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास स्थान जो है असम में है। साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास जो है असम में है। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। तो ये दर्रा जो है कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में यह दर्रा स्थित है। रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा और शिवकिला दर्रा, 3 दर्रे हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं? तो माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और मालिनी दर्रा, ये तीनों दर्रे उत्तराखंड में हैं। कौन सा दर्रा सिक्किम में है? तो नाथुला दर्रा। नाथुरा दर्रा और जिलेपला दर्रा जो है सिक्किम में 2 दर्रे फेमस हैं सिक्किम में। तो इन दर्रों का नाम ध्यान रखिएगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है। तो और इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे अधिक वर्षा तो उत्तरी क्षेत्रों में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है, जो जम्मू कश्मीर में है। लेह मनाली, अब लेह कारगिल लेह वाला क्षेत्र समझे ही होंगे। भारत में शरदकालीन वर्षा के लिए क्षेत्र है, तो पंजाब और तमिलनाडु जो है शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र माना जाता है। पारादीप बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? तो उड़ीसा का एक बंदरगाह है पारादीप, वह उड़ीसा में स्थित है। भारत में आपलावी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपलावी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन में पाए जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है कि लातूर किस प्रांत में है? तो लातूर जो है महाराष्ट्र प्रांत में है और लातूर झील भी महाराष्ट्र में है, तो फेमस है, ध्यान रखिएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है हीराकुंड बांध। याद रखिएगा, सबसे लंबा बांध ये है हीराकुंड बांध। और भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है, सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नांगल बांध, हिमाचल प्रदेश में। गोविंद बल्लभ सागर स्थित है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। गोविंद बल्लभ सागर स्थित है, यह कृत्रिम झील की श्रेणी में आता है और सबसे बड़ा कृत्रिम झील है भारत का गोविंद बल्लभ सागर। दुलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है और वह जम्मू कश्मीर में है। दुलहस्ती बिजली स्टेशन तो फेमस है, ध्यान रखिएगा।
नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो झेलम नदी से संबंधित है तुलबुल परियोजना। इंदिरा गांधी नहर उद्गम स्थान हरिके बैराज, जो वहाँ पर सतलज नदी से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर जो है हरिके बैराज से निकलती है। सतलज नदी के आसपास हरिके बैराज है, वहाँ से निकलता है। भाखड़ा नांगल निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? भाखड़ा नांगल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, सतलज नदी पर बनाई गई है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो यह कर्नाटक में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा, रानी और बेटा, रानी का बेटा, तो ऐसे बेतवा नदी ट्रिक जोड़ लीजिएगा। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो ब्यास नदी पर, यह भी फेमस है। पोंग बांध किस नदी पर? तो ब्यास नदी पर है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में स्थित है इंदिरा सागर बांध। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। और गेहूं में भी सबसे ज़्यादा उत्पादक उत्तर प्रदेश करता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर बात करें तो पंजाब पर जाइएगा। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागजी जो होता है उसके लिए प्रसिद्ध है, यह मध्य प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और उत्तर भारत को अहमदाबाद को कहा जाता है मैनचेस्टर। भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, तो वो महाराष्ट्र में है। उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है कहाँ? तो झांसी के रांची में इसका मिलन होता है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम का जो कॉरिडोर होता है, हाईवे, उसका मिलन होता है। वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ने वाली ग्रेट डेक्कन राजपथ गुजरता है, वो हैदराबाद से गुजरता है। अगला पॉइंट है कि भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? तो 1853 में मुंबई के थाने के बीच लगभग 34 किलोमीटर बीच जो है सर्वप्रथम ट्रेन भी चली थी और बिछाया गया था 1853 में। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह पारादीप जगत सिंहपुर में स्थित है, उड़ीसा के सबसे गहराई वाला बंदरगाह है। हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु की आयात होती है? तो पेट्रोल का आयात जो है हल्दिया बंदरगाह से होता है। कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? तो कांडला बंदरगाह जो गुजरात का है वह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, और कंडला बंदरगाह स्थित है कच्छ की खाड़ी पर। कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पश्चिम बंगाल चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम है, कृष्णा और गोदावरी का जो क्षेत्र होता है डेल्टाई क्षेत्र, उसको चावल के कटोरे का क्षेत्र कहा जाता है। किस राज्य को देश का धान का कटोरा कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को देश का धान का कटोरा कहा जाता है। सबसे ज़्यादा धान उत्पादित होता है छत्तीसगढ़ में। सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा करता है तो उत्तर प्रदेश, लेकिन प्रति हेक्टेयर से पूछ देगा तो पंजाब पर जाइएगा। कौन से प्रदेश में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादक होता है? तो कर्नाटक, और कर्नाटक का कुर्ग जिला इसके लिए फेमस है। ध्यान रखिएगा। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक? तो उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादक में पहला स्थान। भारत में जूट सर्वाधिक उत्पादित करने वाला पश्चिम बंगाल है। जूट के लिए पश्चिम बंगाल पर जाइएगा। और अगला पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। कपास भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादक राज्य जो है मध्य प्रदेश करता है। सोयाबीन आधे से अधिक उत्पादित जो मध्य प्रदेश करता है। और केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पादित होती है तो वह जम्मू कश्मीर में। तो यानी समझिए केसर उत्पादक में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है। तो ये था हमारा पार्ट 1 जो कि भारतीय भूगोल का। इसके बाद जल्दी इसका अगला पार्ट लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।